Let's start. Yesterday, we just talk about pneumoconiosis. एक्सक्यूज मी सर, पीछे स्टैटिक बहुत आ रहा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। है। जी सर, वो थोड़ी सुनाई नहीं दे रहा सर। और पीछे पीछे शोर भी हो रहा है। अब बेहतर है। जी सर, अब आपका बहुत बेहतर है। ये यूएक्स केबल तो प्रॉब्लम का है। न्यूमोकोनियोसिस की हमने डेफिनेशन क्या की थी? ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डस्ट जो है, इनऑर्गेनिक डस्ट, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डस्ट जब वो लंग में अंदर डिपॉजिट होती है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसकी वजह से जो है जब इश्यू आता है लंग के अंदर क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस जो है। ठीक है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू काज जो है हमने इसको डिवाइड किया था, कोलवर्कर लंग डिजीज, पेशेंट के अंदर सिलिकोसिस हो रही है, या एस्बेस्टोसिस है, या बिलोसिस है, या बेगिनोसिस है, या फॉर्मल लंग्स है। ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो अंदर जाके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की थी कोलवर्कर लंग डिजीज जो है, इसकी 3 हमने कैटेगरी की हुई हैं, एसिम्प्टोमेटिक एंथ्राकोसिस, सिंपल कोलवर्कर लंग डिजीज है, सिंपल कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस, और थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस। इसके अंदर जो है जो सिंपल वाली है इसके अंदर कोल के जो है वो नोड्यूल बनते हैं। ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड वाली है इसके अंदर जो है पेशेंट के अंदर जो है फाइब्रोसिस भी हो जाएगी लंग्स की जो है। लोब कौन सी अफेक्ट होगी? लोब ज़्यादा जो है वो अपर लोब जो है, कोल वर्कर लंग डिजीज जो है वो ज़्यादा अपर लोब को अफेक्ट करती है। कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होनी है। तो फाइब्रोसिस जो है अच्छी खासी फाइब्रोसिस होगी, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस जो है। ठीक है। कार्सिनोमा का रिस्क बहुत कम होता है इसके अंदर जो है। नेक्स्ट देखते हैं सिलिकोसिस। अब इसमें पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो लास्ट में था कोल माइनिंग जो है, इसमें हार्ड रॉक जो है माइनिंग और सैंड ब्लास्टिंग वगैरह जो है, तो ये इनका ऑक्यूपेशन होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो शेप होती है सबसे कॉमन यूज होने वाली क्वार्ट्ज सबको पता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसकी। ठीक है। अब ये क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, फाइब्रोजेनिक है, लेकिन क्वार्ट्ज जो है वो लंग के अंदर जो है वो इतनी तरह डिपोजिट नहीं होती है, तो ये बहुत टॉक्सिक। ठीक है। आगे इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। क्वार्ट्ज जो है उसमें क्रिस्टलाइन भी होगी, एमॉर्फस भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना दूसरे मिनरल जो है वो ज़्यादा इसके अंदर, जो क्वार्ट्ज जो है वो सिंपली पुअर क्वार्ट्ज तो होगी नहीं वो, क्योंकि आप सैंड ब्लास्टिंग करोगे क्वार्ट्ज जो है पूरी की पूरी 100% क्वार्ट्ज तो नहीं निकलेगी ना। अगर 100% क्वार्ट्ज होती तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी होनी थी, लंग डिजीज जल्दी डेवलप होनी थी। क्वार्ट्ज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फाइब्रोजेनिक है, ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसके अंदर बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है। बाकी मिनरल्स भी होते हैं इसके साथ साथ, क्वार्ट्ज के साथ साथ जो है, तो इसके अफेक्ट को जो है ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है इससे क्वार्ट्ज के साथ जो बाकी मिनरल्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हेमाटाइट जो है इसके अंदर जो है वो आयरन भी है, क्वार्ट्ज के साथ मिक्स है, तो इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर जो है पुअर क्वार्ट्ज होती तो ज़्यादा प्रॉब्लम होना था। अब सिलिका जो है, सिलिकॉन के पार्टिकल जो जाएंगे, सिलिकॉन के पार्टिकल जो अंदर जाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे अंदर जाके, पल्मोनरी मैक्रोफेज इनको इंगल्फ करेंगे, मैक्रोफेज एक्साइट होंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 ये इन्फ्लेमेटरी इम्यूनिटी रिलीज होंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, फाइब्रोसिस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब इसके एक्सरे के फीचर के अंदर जो है जिनको सिलिकोसिस डेवलप होती है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम होता है,
इसमें भी ये भी अगेन अपर लोब इफेक्ट हो रही है, ठीक है। मैंने जो है वो कंसेप्ट बताया था कि जो चीज़ें ज़मीन से निकलेंगी वो ऊपर वाले लोब को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे शिप यार्ड वर्कर जो है वो जो रूफ वगैरह बनाने के लिए एस्बेस्टॉस यूज होती है, वो जो है वो लोअर लोब इफेक्ट करती है, ठीक है। बाकी एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस जो है ये आपकी अपर लोब इफेक्ट होती है। सिलिकोसिस के अंदर भी मोस्टली नोड्यूल जो है ना वो अपर लोब के अंदर नोड्यूल डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। जिस तरह कोल के नोड्यूल थे, सिलिकॉन के नोड्यूल डिपॉजिट होते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होगी, कब डेवलप होगी, जब तक उसके अंदर जो है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस नहीं हो जाती तब तक उसका ब्रीदिंग ठीक रहेगी। जब ये बहुत ही ज़्यादा फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी तो फिर उसको डिस्निया जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जितनी भी डिजीजेज है न्यूमोकोनियोसिस की, सबके अंदर होनी फाइब्रोसिस ही है, ठीक है। फाइब्रोसिस होने की वजह से जो वेसल्स होती है ना, पल्मोनरी वेसल्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है वेसल्स के अंदर बढ़ जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सारी की सारी लंग डिजीजेज जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंड्यूस करवाती हैं, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने से जो है वो क्या साथ में डेवलप हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का फेलियर, राइट वेंट्रिकल का फेलियर जो उसको क्या कहते हैं, फोर्थ पल्मोनरी जो है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसकी फाइंडिंग क्या है, नोड्यूल बन रहे हैं, सिलिकॉन से रिलेटेड जो है वो नोड्यूल होते हैं, ठीक है। अब वो नोड्यूल उसके इर्द गिर्द जो है कोलेजन डिपॉजिट हो जाएगी, सब नोड्यूल बने होते हैं। मोस्टली ये नोड्यूल जो है वो अपर लोब के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सिलिकोसिस की जो क्लिनिकल है वो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको सिलिकोसिस होती है उनको टीबी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मैक्रोफेज जो है वो थोड़ा सा डिसफंक्शन हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस ने डिफेंस देना होता है टीबी के अगेंस्ट, जो है मैक्रोफेजेस जो है वो सारे बिजी हो जाते हैं सिलिकॉन की तरफ, जो है हर एक के अंदर ये ऑर्गेनिज्म होता है। अब वो अगर किसी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा जैसे नीचे जाता है टीबी रिएक्टिवेट हो जाता है, तो सिलिकोसिस वाले पेशेंट को जो है वो रिस्क पे होते हैं, इनको टीबी होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सिलिकोसिस जो है ये कार्सिनोजेनिक भी है, इससे भी लंग कैंसर का रिस्क है। कौन सी फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, सिर्फ जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, क्वार्ट्ज जो है। अगर डायरेक्ट क्वार्ट्ज जाए तो वो तो बहुत जल्दी लंग कैंसर या फाइब्रोसिस बड़ी जल्दी डेवलप करवाएगी, लेकिन जो है वो जो आपकी सिलिकॉन से सैंड ब्लास्टिंग जो वगैरह करते हैं, ठीक है, और जो हार्ड रॉक माइनिंग जो करते हैं उनके अंदर खालस क्वार्ट्ज नहीं होती, बाकी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी बचत हो जाती है कि अगर खालस क्वार्ट्ज होती तो फिर बहुत ही जल्दी फाइब्रोसिस डेवलप होनी थी और बहुत जल्दी जो है वो कैंसर का रिस्क भी हो जाना था, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो कैंसर इंड्यूस करवा सकती है जिसके अंदर क्वार्ट्ज होती है, ठीक है, जिसकी पुअर फॉर्म होती है सिलिकॉन की। क्लियर हो गया, ये था आपका सिलिकोसिस जो है। नेक्स्ट देखते हैं एस्बेस्टोसिस, ये सबसे डेंजरस है क्योंकि स्कैन रिजल्ट जो है वो कैंसर मस्ट होना है इसमें, ठीक है, कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टॉस जो है क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सिलिकेट है, ये भी उसी की एक फॉर्म होती है एस्बेस्टॉस जो है, ठीक है। इसने क्या क्या करवाना है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, लोकलाइज प्लैक बनते हैं, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, प्लैक बनते हैं लंग्स के प्लूरा के ऊपर, पैच प्लैक बनते हैं, वहां डिपोजिट होती है। और प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरा ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन को ज्यादा डैमेज करते हैं ये सिलिकॉन जो है या एस्बेस्टॉस जो है, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन, इस वजह से जो है वो मीजोथेलियोमा का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन, आगे डिजीज बढ़ती जाएगी और क्या हो सकता है, लंग का कैंसर। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्मोकर भी है, अगर कोई पेशेंट साथ में स्मोकर भी है तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का रिस्क जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। लंग कैंसर उतनी ही जल्दी डेवलप होगा अगर उस पेशेंट को एस्बेस्टॉस जो है उसके लंग्स के अंदर है, साथ में वो स्मोकर है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बहुत जल्दी डेवलप होता है। एस्बेस्टोसिस से कौन कौन से कैंसर होते हैं, एक तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क होता है, जो मेन कैंसर होता है प्लूरा इफेक्ट होता है, प्लूरा इफेक्ट होता है एस्बेस्टॉस की वजह से। एस्बेस्टॉस की वजह से प्लूरा इफेक्ट होने की वजह से क्या डेवलप होता है, मीजोथेलियोमा। लेरेंजियल कैंसर रेयर है, ये नहीं बोलना आपने, मीजोथेलियोमा। और लंग कैंसर जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है अगर उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री भी साथ में हुई तो फिर डेवलप होगा। स्मोकिंग भी जो है वो ब्रोंकोजेनिक लंग कैंसर करवाती है, और अगर साथ में एस्बेस्टोसिस होती है डबल ट्रिपल चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, ठीक है।
एस्बेस्टॉस अकेली है तो कौन सा कैंसर करवाएगी सबसे पहले? मीजोथेलियोमा, याद रखिएगा इसका, ठीक है। मीजोथेलियोमा क्या होता है? प्लूरा, जो विजुअल लेयर होती हैं, प्राइटल लेयर होती हैं ऑर्गन्स की जो है, ये उनका ट्यूमर होता है। मीजो, वहाँ पे एपिथेलियम कौन सी होती है? बॉडी कवरिंग, जो ऑर्गन्स को कवर किया होता है, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम, उनके ट्यूमर को क्या कहा जाएगा? मीजोथीलियम वाले ट्यूमर को मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा जो ये आपका ट्यूमर बनता है मीजोथीलियल सेल्स का, ठीक है। ये एस्बेस्टॉस जो है वो डेंजरस है इन सब से, कार्बन से भी, सिलिकॉन से भी। अब इसके आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। एस्बेस्टॉस कितनी तरह की एस्बेस्टॉस होती है जो लंग्स के अंदर जाती है? दो तरह के फाइबर हैं, एक आपके एम्फीबोल फाइबर होते हैं, दूसरे सरपेंटीन फाइबर होते हैं, ठीक है। दो तरह की एस्बेस्टॉस है जो लंग के अंदर जाती है। एम्फीबोल वाले फाइबर जो है ये स्ट्रेट है, स्टिफ होते हैं। एयर के साथ जब वो इनहेल किए जाएंगे मतलब ये आपका ट्रेकिया है, आगे जो है प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस है, एल्वलाई तक है। जो स्ट्रेट फाइबर होते हैं, स्ट्रेट फाइबर एयर के साथ सीधे जाएंगे और डीप तक जा सकते हैं। स्ट्रेट फाइबर जो है वो डीप एल्वलाई तक जाते हैं, तो इसी की वजह से डेवलप होता है मीजोथेलियोमा। प्लूरा तक पहुंच जाते हैं ये, विजर प्लूरा तक, मीजोथेलियोमा। ये फुल डीप तक जाएंगे, फाइब्रोसिस भी इसी ने करवानी है। जो सरपेंटीन फाइबर होते हैं, सरपेंटीन किस तरह के हो? सरपेंटीन शेप कहते होते हैं, आपकी जो ट्विस्ट शेप होती है, सीधे स्ट्रेट फाइबर नहीं होते। सरपेंटीन स्नेक लाइक, सरपेंटीन स्नेक की तरह के, ठीक है। जो स्पाइरल शेप होते हैं, ऐसे स्पाइरल शेप जो, तो इस तरह के जो फाइबर आ रहे होते हैं अंदर, जो स्पाइरल शेप होते हैं, वो ऊपर वाले एयरवे के अंदर ही स्टक हो जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये आपस में स्टक हो जाएंगे। जो स्ट्रेट फाइबर होंगे, एम्फीबोल वाले फाइबर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो सीधे एयर के साथ डाउनवर्ड जाएंगे। क्लियर है? सर्पेंटीन वाले फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबल भी हैं और उनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? कर्ली स्ट्रक्चर है, कर्ल है, ठीक है, स्पाइरल शेप है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। इनसे मीजोथेलियोमा तो इतना नहीं होता। अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर ये यहीं पे स्टक हो जाते हैं तो ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जरूर करवाएंगे, सर्पेंटीन फाइबर जो है। ये डिपेंड करता है कि कौन से फाइबर एस्बेस्टॉस के अंदर गए हैं, एम्फीबोल फाइबर है या सर्पेंटीन वाले। सर्पेंटीन वाले जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्टक हो जाते हैं, और जो दूसरे एम्फीबोल वाले फाइबर हैं, एम्फीबोल फाइबर डीप प्लूरा तक जाएंगे। ये प्लूरल प्लैक, ये लंग का कैंसर हुआ है, मेसोथेलियोमा है, ये प्लूरा का ट्यूमर है, ये प्लूरा का ट्यूमर है। अगर अगर ये फाइबर यहीं पे स्टक हो जाए तो यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप करेंगे। ये सर्पेंटीन के फाइबर होते हैं, वो इतनी ज्यादा फाइब्रोसिस भी नहीं करेंगे। तो डीप इंटरस्टिशियम में कौन गया? एम्फीबोल या सर्पेंटीन? एल्वलाई तक कौन पहुंच पाते हैं? एम्फीबो। एम्फीबोल फाइबर जो है, ठीक है। एम्फीबोल फाइबर जो है जिसकी टाइप है एस्बेस्टॉस की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट तरह के फाइबर होते हैं उसके। एम्फीबोल या सर्पेंटीन जो है, जिसकी शेप है, एम्फीबोल हार्ड है, नेचर में वो हार्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये, और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, नीडल की तरह होते हैं ये, ठीक है। और एयर के साथ जो है सीधे ट्रेवल करते जाएंगे डीप एल्वोलाई तक, यहाँ तक पहुंचेंगे एल्वोलाई तक, और एल्वोलाई के बाद जो है इजिली प्लूरा को भी अफेक्ट करेंगे। तो मीजोथेलियोमा के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे इसमें। जो सर्पेटिन के फाइबर होते हैं वो पीछे स्टक हो जाते हैं एयरवेज के अंदर, क्योंकि वो करली होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, करली भी होते हैं। तो सर्पेंटीन फाइबर से ज्यादा चांस किसका होता है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। वो तो ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे ना, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। अब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की काज स्मोकिंग भी है। अगर एस्बेस्टॉस जो है वो साथ में मिल जाए तो फिर कैंसर का रिस्क जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। स्मोकिंग भी अगर साथ में हो तो डबल ट्रिपल चांस होंगे बड़ी जल्दी। अगर 5 साल में स्मोकिंग कैंसर करवाएगी, वो 1-2 साल के अंदर कैंसर डेवलप हो जाएगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग पे आते हैं। एस्बेस्टॉस क्या करती है? एस्बेस्टॉस डिफ्यूज पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। कौन से फाइबर? एम्फीबोल या सर्पेंटीन? नीचे तक तो यही पहुंचते हैं, एम्फीबोल फाइबर। जिसकी जो एम्फीबोल टाइप है ये ज़्यादा डेंजरस है, नीचे तक जाती, डीप तक जो है, इंटरस्टेशन तक। वो रैपिडली जो है वो फाइब्रोसिस इंड्यूस करवाएगी। फाइब्रोसिस वाले नोड्यूल बनेंगे,
अब इसके अंदर लोब कौन सी इफेक्ट होगी, इसके अंदर लोब कौन सी इफेक्ट होगी, नीचे वाली लोब, लोअर लोब जो है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल न्यूमोनिक्स बनाया हुआ है कि ज्यादा ये रूफ में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए डाउनवर्ड जो है काम करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो डाउन नीचे वाले लोब में ज्यादा जाता है, ठीक है। अब जो जो चीज जमीन से निकालते हैं वो ब्रेथ करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग जो है, या हार्ड रॉक माइनिंग जब करेंगे या कोल माइनिंग करेंगे, पेशेंट जब उसको इनहेल करेगा तो वो अपर लोब में ज्यादा डिपोजिट होगी। प्लूरल प्लैक इसकी फाइंडिंग है एक्सरे के अंदर, ये प्लैक बना हुआ है, ये वाला, ये प्लूरा का प्लैक है, प्लूरा पूरा व्हाइट हो गया है, ये प्लूरल प्लैक है। प्लूरल प्लैक एस्बेस्टॉस की मैनिफेस्टेशन है, एक्सरे के अंदर प्लूरल प्लैक्स हैं। इन कंट्रास्ट टू कोल वर्कर या सिलिकोसिस जो है, एस्बेस्टोसिस कहाँ पे होती है, लोअर लोब में, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम था, अपर लोब का प्रॉब्लम था उनके अंदर, क्लियर है। और दूसरा, और लंग जो है बहुत जल्दी फाइब्रोज होंगे, एस्बेस्टॉस जो है वो सबसे डेंजरस है, एस्बेस्टॉस सब न्यूमोकोनियोसिस के अंदर सबसे डेंजरस गिनी जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है वो कैंसर करवाए बगैर जो है वो सांस नहीं लेना है, एस्बेस्टॉस, मेसोथेलियोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है वो लाजमी करवाना है। अब इसके फीचर क्या है, फाइब्रोसिस तो नहीं होनी है, मेन प्रॉब्लम हमें कैंसर का है, 5 फोल्ड मेसोथेलियोमा कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, तो ये इन सबसे डेंजरस है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो है ये शिप यार्ड वर्किंग है, तो इसमें ज्यादा एस्बेस्टॉस इस्तेमाल होती है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये थी आपकी न्यूमोकोनियोसिस जो मिनरल्स वगैरह से होती हैं, ठीक है। अगर पेशेंट का ऑक्यूपेशन फार्मिंग होना, तो फार्मिंग के अंदर या कॉटन वाली कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है या शुगर वाली कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसमें शुगर केन के फाइबर या फिर कॉटन के फाइबर जो है, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो सेम चीज, ठीक है। एक को कहा जाता है बेसिनोसिस और एक को कहा जाता है बेगिनोसिस, बेसिनोसिस, बेगिनोसिस, बेगिनोसिस और बेसिनोसिस, ये दोनों फार्मर लंग ही होते हैं, दोनों फार्मर लंग्स ही कहलाते हैं। एक में कॉटन के फाइबर होते हैं, एक में शुगर केन के फाइबर होते हैं, ठीक है, तो इनको फार्मर लंग डिजीज भी कहा जाता है बेसिस। तो ये ऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, ये मिनरल्स नहीं होते, ये ऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल होते हैं, कॉटन के फाइबर या शुगर केन के फाइबर जो है, ये अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन डेवलप करेगा, अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन जो है होनी उसमें एंड रिजल्ट फाइब्रोसिस ही है, होना रिस्ट्रिक्टेड लंग डिसऑर्डर ही है उसके अंदर। अगर नेक्स्ट देखते हैं, और इसके अलावा इन मिनरल्स के अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स के अलावा फाइब्रोसिस किस किस वजह से हो सकती है, ड्रग इंड्यूस या फिर रेडिएशन जो है, ड्रग इंड्यूस या रेडिएशन जो है, इतना ज़्यादा एक्सरे वगैरह नहीं करवाना चाहिए, स्पेशली अगर जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं कि छोटी सी इलनेस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो है, वो जस्ट रिकमेंड कर देते हैं कि एक्सरे करवाओ। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हुई सीटी की, सीटी जो है एक सीटी 110 एक्सरे के बराबर होता है, इतनी रेडिएशन होती है उसमें। एक सीटी स्कैन का मतलब है कि आप उतनी रेडिएशन के अंदर 110 एक्सरे करवा सकते हो चेस्ट वाले, क्लियर है, इतनी ज़्यादा एक्सपोजर होता है रेडिएशन का। रेडिएशन जो है वो फाइब्रोसिस जो है, अननेसेसरी जो है वो रेडिएशन, वो भी जो है फाइब्रोसिस करवाती है लंग्स की, ठीक है, अननेसेसरी एक्सरे वगैरह नहीं करवाने चाहिए। अच्छा, रेडिएशन से हट के जो है ड्रग्स, ड्रग्स कौन कौन सी हैं, बिलियोमाइसिन है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। अमायोड्रेन जो है ये एक एंटी रिदमिक ड्रग है। और इसके अलावा भी एक और एंटी कैंसर ड्रग होती है बसल्फान, बसल्फान, बसल्फान जो है ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग और ये अमायोड्रेन जो है ये फाइब्रोसिस इंड्यूस करवाती है, ये लंग्स के अंदर जो है डिपोजिट हो जाती हैं और फाइब्रोसिस होती है, ड्रग इंड्यूस फाइब्रोसिस है, ड्रग इंड्यूस एंटी कैंसर ड्रग। और एंटी रिदमिक जो है ये एंटी रिदमिक क्लास 3 होती है, एंटी रिदमिक की जो है 4 क्लासें होती हैं। सोडियम, ये पोटाशियम ब्लॉकर है, ये अमायोड्रेन, अमायोड्रेन जो है पोटाशियम ब्लॉकर है, ये भी लंग्स के अंदर डिपोजिट होती है, इसकी वजह से फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है। ड्रग इंड्यूस और रेडिएशन इंड्यूस जो है, अब रेडिएशन जो है अगर तो सडनली बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ है, एग्जाम्पल जो है पेशेंट के रिपीटेड सिटी हो रहे हैं, उसकी वजह से
लंग्स की सिंपल निमोनाइटिस होगी, मतलब एल्वोलाई इन्फ्लेम्ड होंगे, एल्वोलाई इन्फ्लेम्ड होंगे। अगर कोई पेशेंट जो टेक्नीशियन होते हैं, अगर वो अपनी सेफ्टी नहीं करते, अब वो कवर नहीं पहनते, कमरे के अंदर खड़े हैं, सीटी हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, ये उन टेक्नीशियन जो होते हैं, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रिस्क पे होते हैं इस चीज़ के, उनको ये जो है डिजीज डेवलप होती है। वो 5-10 साल से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव मेजर नहीं कर रहे, तो रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। पेशेंट तो एक ही बार एक्सपोज होगा, वो जो आएगा, अब उसने एक बंदा है, उसने 100 एक्सरे करने हैं, 200 एक्सरे करने हैं एक दिन के अंदर, जो है वो तो टेक्नीशियन है, तो उन पे उनका ज़्यादा रिस्क होता है, उनको जो है वो अक्सर ये डिजीज डेवलप हो जाती है। क्रॉनिक रेडिएशन का उनको एक्सपोजर हुआ होता है, अगर वो प्रोटेक्टिव मेजर यूज नहीं करते तो उनको लास्ट में क्या होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है। अगर एक्यूट सडनली जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए तो न्यूमोनाइटिस डेवलप होती है। अगर स्लो स्लो जो है वो रेडिएशन जो है वो एवरीडे एक्सपोजर हो रहा है, स्लो स्लो एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस अगेन डेवलप हो सकती है। रेडिएशन और ड्रग इंड्यूस पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो सकती है। इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर की एक और काज ड्रग इंड्यूस और रेडिएशन जो है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब तक जो हमने फाइब्रोसिस की डिसऑर्डर पढ़े हैं, इनके अंदर सिर्फ हमने फाइब्रोसिस करवाई है और कुछ नहीं करवाया। अब जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमने देखना है सार्कोइडोसिस जो है, इसके ये भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, लेकिन इसके अंदर ग्रैनुलोमा बनेगा, सिर्फ फाइब्रोसिस नहीं होगी, इसके अंदर ग्रैनुलोमा भी बनेगा। अभी तक जो हमने काज फाइब्रोसिस की जो पढ़ी है, पहली काज क्या थी, अगर कोई भी काज नहीं है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसका दूसरा नाम क्या था, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। अगर काज कोई नहीं मिलती, अगर काज आपके पास है, कोई मिनरल्स हैं, कोई डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल फॉर एग्जांपल कार्बन, कोल वर्कर वाले, या फिर जो है वो सिलिकॉन है, सैंड ब्लास्टिंग वाले, या फिर ये मिनरल सिलिकॉन हो सकते हैं अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर जो है शिप यार्ड वर्कर जो है एस्बेस्टॉस, या फिर जो है फॉर्मर लंग जो है बेगिनोसिस और बेसिनोसिस, कॉटन फाइबर या शुगर केन फाइबर, बेगिनोसिस या फिर बेसिनोसिस जो है, बेगिनोसिस या बेसिनोसिस। तो ये सारी, ये अगर काज कोई भी नहीं ली, कोई भी नहीं मिल रही फाइब्रोसिस की, तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ग्रुप में मेंशन कर देंगे, ये इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। अगर कोई उसका कोई ऑक्यूपेशन है, उसका कोल माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग, शिप यार्ड वर्किंग जो है, या फिर वो फार्मर है, ठीक है, कोई ना कोई अगर उसका ऑक्यूपेशन है, तो फिर आपने उसकी काज उसके ऑक्यूपेशन से लिहाज से मेंशन करनी है, या तो कार्बन होगी या फिर कोल होगा, ठीक है, कोल वाला, या फिर जो है सिलिकॉन होगी या एस्बेस्टॉस होगी या बेजनोसिस। इन सब के अंदर क्या डेवलप होता है, सिर्फ फाइब्रोसिस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो मैक्रोफेजेस जो है फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फिर आगे क्या करवाते हैं, फर्दर कोलेजन इलास्टिन डिपोजिट करवा के फाइब्रोसिस करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, लंग्स आपके रिजिड हो जाते हैं, लंग्स जो है वो रिजिड हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको एक्सपैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो सारा ग्रुप हमने पढ़ा है, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर, ये हमने इसको मेंशन किया था, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर। इन सब में से डेंजरस कौन सा दिख रहा है आपको, एस्बेस्टोसिस। क्यों? इनमें से एस्बेस्टोसिस क्यों डेंजरस है? कार्सिनोमा करवा सकता है, लंग कैंसर। मीजोथेलियोमा और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। सिलिकोसिस का कोई रिलेशन, कोई खास बात सिलिकोसिस के बारे में? प्योर क्वार्ट्ज आर हाईली टॉक्सिक। प्योर क्वार्ट्ज और हाईली टॉक्सिक, और इसके अलावा प्योर क्वार्ट्ज हाईली टॉक्सिक ही होते हैं, लेकिन सैंड ब्लास्टिंग जब कर रहे होते हैं उसमें प्योर क्वार्ट्ज होती नहीं है, वो तो बाद में उसको प्योरिटी बनानी होती है, होते तो इम्प्योरिटी है उसके अंदर, तो इतना चलो रिस्क नहीं होता। चलो क्वार्ट्ज है तो कैंसर तो होगा, इसमें दूसरा टीबी का रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। टीबी का रिस्क जो है ना, सिलिकोसिस वाले पेशेंट में टीबी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, सिलिकोसिस वाले पेशेंट में, याद रखिएगा ये, ठीक है। और स्मोकिंग का क्या रिलेशन है एस्बेस्टॉस के साथ? चांस ऑफ स्मोकिंग कैंसर का, इंक्रीजेस। तो काज ऑफ कैंसर जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा, 10 फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, एक दो गुना में 10 फोल्ड इंक्रीज होता है। स्मोकिंग का बाकी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एस्बेस्टोसिस के साथ जो है, एस्बेस्टोसिस के साथ उसका डबल ट्रिपल जो है वो रिलेशन बनता है। क्या एस्बेस्टॉस खुद भी कैंसर करवा रही है,
एस्बेस्टॉस खुद भी कैंसर करवा रही है, बीच में जो है वो अगर स्मोकिंग पेशेंट कर रहा है तो डबल ट्रिपल कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी आपकी थी निमोकोनियोसिस, अभी तक ने डिस्कस की है। अगर कोई काज मिल गई है तो निमोकोनियोसिस, अगर वो काज नहीं मिली तो उसको हमने सिंपल कह देना है कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इन सब के अंदर क्या हुआ, फाइब्रोसिस हुई है। अब जो हमने फाइब्रोसिस पढ़नी है वो सिंपल फाइब्रोसिस नहीं है, ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर है ये, ठीक है। लंग्स की इंटरस्टिशियम की ही डिजीज है, लेकिन उसके अंदर ग्रैनुलोमा बनेगा, उसके अंदर ग्रैनुलोमा बनेगा। ये भी ILD का ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रैनुलोमा एक एक्स्ट्रा चीज लेके आनी है। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ग्रैनुलोमा बनते हैं इसमें, जिस तरह टीबी का ग्रैनुलोमा बनता है, इस तरह इसके अंदर भी ग्रैनुलोमा बनते हैं। सार्कोइडोसिस जो है, सार्कोइडोसिस की काज स्टिल अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन डिजीज बहुत कॉमन है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, अननोन एटियोलॉजी है। अब इसके अंदर जो ग्रैनुलोमा बनता है, ग्रैनुलोमा बनाने वाली लंग के अंदर कोई और डिजीज, सबसे कॉमन है टीबी। टीबी के अंदर भी लंग्स के अंदर जो है ग्रैनुलोमा बनता है। सार्कोइडोसिस के अंदर भी लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमा बनता है। इन दोनों के ग्रैनुलोमा में क्या फर्क होता है, ग्रैनुलोमा के जब आप उस स्पेसिमेन लोगे, उसकी बायोप्सी जब करवाई जाएगी, टिश्यू स्पेसिमेन लिया, उस ग्रैनुलोमा की हमने स्टडी करनी है अंडर माइक्रोस्कोप जो है, तो ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा कैसा होगा, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है सार्कोइडोसिस का, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है टीबी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, केजिएशन का मतलब क्या होता है, ये नेक्रोसिस की एक टाइप है, नेक्रोसिस, सेल डेथ, ये फर्स्ट चैप्टर पैथो का। नेक्रोसिस की एक टाइप होती है केजिएटिंग नेक्रोसिस, केजिएटिंग नेक्रोसिस, चीज लाइक अपीयरेंस होती है, चीज लाइक अपीयरेंस, केजिएटिंग नेक्रोसिस। अब ग्रैनुलोमा कैसे बनता है, ग्रैनुलोमा जो है काफी सारे मोनोसाइट्स ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, काफी सारे मोनोसाइट जिस जगह इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ग्रुप बना लेते हैं। अब उस ग्रुप के अंदर, सेंटर के अंदर जो है वो कुछ मैक्रोफेजेस भी होते हैं, बड़े बड़े मैक्रोफेजेस भी हैं। बाहर उसके जो है, जो ग्रैनुलोमा जब बनता है, ये बाहर वाली साइड पे, यहाँ पे कुछ मोनोसाइट जो होते हैं वो एपिथेलियम सेल में चेंज हो जाते हैं। मोनोसाइट चेंज हो रहे हैं एपिथेलियम सेल में, इसको क्या कहते होते हैं, एपिथेलियाइड सेल। एपिथेलियाइड सेल क्या होते हैं, ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यू आता है इस ग्रैनुलोमा वाले टॉपिक में से। एपिथेलियाइड, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क क्या है, मेन मार्कर क्या है, एपिथेलियाइड सेल की प्रेजेंस जो है वो इंडिकेट करती है ग्रैनुलोमा बन गया। एपिथेलियाइड सेल होते क्या है, कुछ भी नहीं, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट से बनते हैं। और जिस तरह एपिथेलियम होती है, ठीक है, एपिथेलियम की तरह के सेल्स होते हैं। मोनोसाइट जिस तरह कलमनर या कुबार्डल एपिथेलियम होती है, उस तरह के सेल होते हैं, लेकिन इनका डेरिवेटिव क्या है, मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट। मोनोसाइट खुद मैक्रोफेज में चेंज हो रहे होते हैं, मोनोसाइट ब्लड में होते हैं। जब वो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे पहुंचते हैं तो उनका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, फिर वो मैक्रोफेज में चेंज होते हैं और कुछ इतनी देर वहां पड़े रहते हैं कि वो एपिथेलियम की तरह के सेल्स बनते हैं। प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियाइड सेल इंडिकेशन फॉर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो चुकी है। क्लियर है कि एपिथेलियाइड सेल है, इसका मतलब ग्रैनुलोमा बना हुआ है। अब ये ग्रैनुलोमा दो तरह का होता है कि एक के सेंटर के अंदर नेक्रोसिस केजिएटिंग होगी और एक में नहीं होगी। जिसमें होगी वो केजिएटिंग होगा, जिसमें नहीं होगी वो नॉन केजिएटिंग होगा। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर वाले सेल, सेंटर वाले सेल को हम देखेंगे। सेंटर वाले सेल, अगर तो सेंटर वाला सेल बिल्कुल डेड है, उसका न्यूक्लियस जो है बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल डेड है, इसका मतलब उसके अंदर केजिएटिंग नेक्रोसिस हो चुकी है। अगर सेंटर इस ग्रैनुलोमा का डेड हो, इसका मतलब ये टीबी का ग्रैनुलोमा है। क्लियर होगी बात नहीं। केजिएटिंग ग्रैनुलोमा क्या होता है, उस ग्रैनुलोमा का सेंटर जो होगा बिल्कुल डेड सेल होंगे, उसमें न्यूक्लियस जो है टूटा हुआ होगा, बिल्कुल डेड सेल होते हैं सेंटर के अंदर। बाकी जो है सराउंडिंग में अलाइव सेल होते हैं, सराउंडिंग में अलाइव सेल होते हैं, सेंटर में डेड सेल होते हैं। तो ये केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ टीबी में बनता है। ये इसी फैमिली का एक और बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, वो भी माइक्रोबैक्टीरियम ही है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम जिसमें टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसिस जो है, उसके अंदर भी केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बनता है। अच्छा, सार्कोइडोसिस पे आता है। सार्कोइडोसिस भी ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, लंग्स के अंदर जो है वो ग्रैनुलोमा बनते हैं। 90% केसेस के अंदर जो है वो लंग्स के साइन सिम्टम होते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी साइंस। ऐसे लगता है जैसे ILD उसको डेवलप हो गई है।
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डेवलप हुई है। अब उसमें जो ग्रैनुलोमा बना है, अब ग्रैनुलोमा कैसा है नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा के अंदर जो है और केजिएटिंग ग्रैनुलोमा में क्या डिफरेंस है कि नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा के अंदर जो सेंटर वाले सेल्स होंगे, सेंटर वाले सेल, ये एक सेंटर में सेल पड़े बिल्कुल अलाइव सेल होगा और इस सेल का, ये सेल बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो चुका है, ये सेल का न्यूक्लियस जो है अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस होगा सेंटर के अंदर और अलाइव सेल होगा, मरा नहीं है ये। सेंटर के अंदर जो है, जो सेंटर वाला सेल है ये बहुत बड़ा सेल हो गया, ठीक है, मेगा न्यूक्लियस वाला सेल है, मैक्रोफेज बड़ा होगा लेकिन वो जिंदा होगा, इसके सेंटर में जो नेक्रोसिस नहीं मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? नॉन, इसको कहते होते हैं नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस, सेंट्रल पार्ट स्टिल अलाइव जो है, तो सेल जो है वो स्टिल अलाइव होते हैं, ये होता है नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। डन हो गया? केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग में डिफरेंस जो है। अब जो लंग्स के अंदर जो दो डिजीज कॉमन है हमारे लिए कि हम ग्रैनुलोमेटस डिजीज की बात कर रहे हैं, लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमा बनाने वाली दो डिजीज कॉमन है, एक साइड पे टीबी और दूसरी सार्कोइडोसिस जो है। अब उसमें जो ग्रैनुलोमा बना है क्या वो केजिएटिंग है नॉन केजिएटिंग है, तो ये डिफरेंस आपको बता देगा कि पेशेंट टीबी वाला है या सार्कोइडोसिस वाला है। डन हो गया? लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हुई है, उस वो ग्रैनुलोमा कैसा है, केजिएटिंग या नॉन केजिएटिंग, ये डिफरेंस आपको बताएगा कि पेशेंट टीबी का है या सार्कोइडोसिस का है। तो सार्कोइडोसिस की हम बात करते हैं, सार्कोइडोसिस के अंदर जो है इसकी एटियोलॉजी अननोन है, सिर्फ इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम से कुछ पैथोलॉजी डेवलप होती है, ओवरऑल एटियोलॉजी कुछ नहीं पता वजह क्या बनी है सार्कोइडोसिस की। सार्कोइडोसिस के अंदर लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस भी होती है, अच्छा खासा ग्रैनुलोमा बनता है। अब ये ग्रैनुलोमा सिर्फ लंग्स में नहीं है, इन मैनी टिश्यू एंड ऑर्गन। इसका मतलब क्या है कि सार्कोइडोसिस मल्टी सिस्टम डिजीज है। अगर सार्कोइडोसिस के अंदर लंग्स इन्वॉल्व हुए उसके अंदर ग्रैनुलोमा, लिवर इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर ग्रैनुलोमा, स्किन इन्वॉल्व हुई उसके अंदर ग्रैनुलोमा, तो हर जगह ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। और उस ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का, उस ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का फीचर क्या होगा कि उसके अंदर केजिएशन नहीं मिलेगी, मतलब सेंट्रल पार्ट उसमें नेक्रोसिस नहीं होगी। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हो गया? नॉन केजिएटिंग, ये नॉन केजिएटिंग लिखना था इसको, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। डन हो गया कि नहीं? अच्छा, इसमें ये देखते हैं बाकी चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। लंग्स तो इन्वॉल्व हो रहे हैं 90% केसेस के अंदर लंग्स, इसके अलावा बाकी सिस्टम जो है, आई के अंदर प्रॉब्लम आता है, स्किन के अंदर प्रॉब्लम आता है, लिवर के अंदर भी कुछ डिपोजिट मिलते हैं। 25% केसेस के अंदर स्किन और आई मस्ट इन्वॉल्व होती है सार्कोइडोसिस के अंदर जो है। अब सार्कोइडोसिस में अब एक और डिफरेंस आएगा यहाँ पे, सार्कोइडोसिस जो है ये इक्वली दोनों लंग्स को अफेक्ट करती है। जो टीबी होता है, ये हमारे पास दो ही ग्रैनुलोमेटस डिजीज है जो लंग को अफेक्ट कर रहे हैं, या तो टीबी है या सार्कोइडोसिस है, मैं उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें सार्कोइडोसिस दोनों लंग्स को सेम टाइम पे अफेक्ट करेगी। जो टीबी है, जब टीबी स्टार्ट होता है वो या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, एक ही साइड पे होता है। टीबी का रीजन एक साइड पे होता है और उसी साइड के जो है, जो हाइलम होता है ना, हाइलम वाला रीजन, मीडियस्टम तो सबको पता है, हाइलम वाला एरिया होता है जहां से चीजें जो है वो एंटर होती है, एनाटॉमी जो है लंग की, जिसमें चीजें, हाइलम जो है वो एरिया होता है ना, डोर बना होता है जिसमें ब्रोंकाई अंदर जा रहे हैं, लंग की आर्टरी अंदर से आ रही है, वेन अंदर जा रही है, तो हाइलम वाला पार्ट, वहां पे हाइलर लिम्फ नोड होते हैं। अब वो लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे पैथोलॉजी की वजह से, एक ही तरफ इनलार्ज है और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, तो ज्यादा चांस है कि उसको टीबी है। सार्कोइडोसिस जो है, जब एक्सरे करेंगे ना इस पेशेंट का, सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में दोनों तरफ जो है बाइलेटरल हाइडल लिम्फेडिनोपैथी होती है। टीबी में जो है वो भी एक ही साइड पे होती है। कैंसर है, कैंसर या तो लेफ्ट लंग का होगा या राइट लंग, दोनों तरफ एक ही साइड पे नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अच्छा, अब उसमें भी एक ही साइड पे लिम्फेडिनोपैथी होती है, तो एक साइड पे लिम्फेडिनोपैथी हो तो उसकी तो बहुत सारा डिफरेंशियल है। उसके अंदर जो है सोलिटरी नोड्यूल है लंग के अंदर, उसके अंदर एक ही साइड पे टीबी है, उसके अंदर एक ही साइड पे जो है लंग अब्सेस है, उसके अंदर एक ही साइड पे लंग ट्यूमर है। तो एक तरफ अगर लिम्फेडिनोपैथी हो, एक्सरे के अंदर नजर आ रहा है कि लिम्फ नोड एक साइड के इनलार्ज हैं, तो उसकी डिफरेंशियल ज्यादा है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोस ज्यादा है। अगर दोनों साइडों के लिम्फ नोड लार्ज मिले आपको, तो आपकी डायग्नोसिस जो है वो सार्कोइडोसिस पे जो है 80 to 90% आप पहुंच जाते हो, उसको सार्कोइडोसिस है। एक्सरे के अंदर बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सार्कोइडोसिस का, याद रखना है, ठीक है। तो आप थिंक